इंटरव्यू वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रामकुमार त्रिवेदी आप लोगों को लेके आया हूं इंटरव्यू। चूंकि आप लोगों ने देखा होगा 2019 का जो अटका हुआ रिजल्ट था वो जारी हो चुका है और फाइनली इंटरव्यू साक्षात्कार की जो घोषणा होना थी वो हो चुकी है। तो बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरीज थी इंटरव्यू वाला पर कि हम कैसे डैफ तैयार करें और डैफ तैयार होने के बाद जो एंट्रियाज होती हैं डैफ में कि आवेदन क्रमांक कैसे होगा, पंजीयन क्रमांक कैसे होगा, पंजीयन क्रमांक के साथ साथ बहुत सारी जो एंट्रीज होती हैं या जो फॉर्म को हमें फिल करना है उसको पूरा फिल करके और कैसे इसे कंप्लीट करना है। तो कहीं ना कहीं छात्र जो है वो कंफ्यूज होता है और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इंटरव्यू वाला पर ये सेशन स्टार्ट किया गया है। इसे आप बहुत अच्छे से देखिएगा। चूँकि ज़्यादातर देखा जाता है कि बच्चों से कई बार फॉर्म फिल करने में गलतियां हो जाती हैं क्योंकि आवेदक का व्यक्तिगत विवरण जो होता है यही पूरा डैफ इसी पर आपका इंटरव्यू डिपेंड करता है। और अगर इसमें ही कोई त्रुटि हो जाती है और वो फिल हो जाता है, जमा हो जाता है, उसके बाद बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक टेंशन रहता है और कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता है साक्षात्कार को लेकर। तो मौके जादूगर मनीष अग्रवाल जी और मैं रामकुमार त्रिवेदी इंटरव्यू वाला पे हम आपके लेकर आए हैं आवेदक का व्यक्तिगत विवरण पत्रक। आवेदक का जो व्यक्तिगत विवरण पत्रक होता है वो कैसे स्टार्ट होता है और क्या क्या करना चाहिए, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रपत्र को आवेदक स्वयं ही कृपया बॉल पॉइंट पेन से भरेगा और उसकी 5 फोटो प्रतियां कराने के पश्चात प्रत्येक प्रति पर पृथक पृथक हस्ताक्षर करेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो मूल प्रति है इसमें तो आपको लिखना रहेगा यहाँ पर मूल प्रति, और मूल प्रति लिखने के बाद इसकी 5 फोटोकॉपी कराना होगा और जिसको हम कहते हैं पृथक पृथक हस्ताक्षर करना यानी सेल्फ अटेस्टेड उसको करेगा। हम स्टार्ट करते हैं कि कोई एंट्रियाज कैसे होती है। सबसे पहले आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाएं तथा हस्ताक्षर करें। तो ये जो पासपोर्ट साइज का एक फोटो आपको लेटेस्ट लेना है, ज़्यादा वो डिफरेंट ना हो, चूंकि आपका मेंस और बहुत एक ड्यूरेशन हो चुका है तो वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटोकॉपी आप फोटो लगाएंगे और उसका आधा जो हस्ताक्षर है वो यहाँ होना चाहिए और आधा फोटो के ऊपर आना चाहिए और हस्ताक्षर के बाद यहाँ पर भी आप उसे हस्ताक्षर कर सकते हैं। लेट मी स्टार्ट दैट कि पहला है कि आवेदक का क्रमांक। तो आवेदन का क्रमांक जो आवेदन का जो क्रमांक होता है उस क्रमांक को हमें यहाँ पर फिल करना है। जो भी क्रमांक हो, लेट्स आपका कोई उसमें दिया होगा कि ये क्रमांक है या जो भी हो सकता है, 1 2 3 4 वॉट एवर द डिजिट। फिर पंजीयन क्रमांक या रोल नंबर को लेकर हम बात करते हैं। अब कई सारे बच्चे यहाँ पर परेशान हो जाते हैं कि वो रोल नंबर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप आवेदन क्रमांक को याद रखिएगा। आवेदन क्रमांक आपका यहाँ पर मेंस का आएगा, प्री का नहीं आएगा। तो वो मेंस का जो होगा वो एम से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पंजीयन या रोल नंबर की। रोल नंबर की अगर हम बात करते हो तो रोल नंबर जो आपका मुख्य परीक्षा में जो आपको अलॉट हुआ है या इशू हुआ है वही रोल नंबर आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद आपके साक्षात्कार की तिथि, साक्षात्कार की जो तिथि होती है या जो भी आपकी साक्षात्कार की तिथि स्टार्ट हो रही है जो दी गई है उसे आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। लेट स्टार्ट। हम आगे देखते हैं विज्ञापन क्रमांक और दिनांक। जब हमारा विज्ञापन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2019 जो विज्ञापन निकला था कि इतने सीट के लिए हम एक विज्ञापन जारी कर रहे हैं, तो वो विज्ञापन क्रमांक और दिनांक आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। लेट्स वो कुछ भी हो सकती है कि 1/2/2023 और उसके बाद उसका जो दिनांक था या उसका जो क्रमांक था वो आप डाल सकते हैं। बात करते हैं परीक्षा का नाम। परीक्षा का नाम क्या है? परीक्षा का नाम है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो परीक्षा स्टार्ट करी है, मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा, मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा का नाम दिया गया है उस परीक्षा का नाम आप यहाँ पर कि राज्य सेवा परीक्षा 2019 या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा नहीं, आपको लिखना है राज्य सेवा परीक्षा 2019 लिखना है। राज्य सेवा परीक्षा 2019 लिखने के बाद अब आपके पास आता है आवेदित पद का नाम। अब आवेदित पद के नाम में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड होंगे कि क्या नाम लिखें। तो याद रखिएगा जो फ्रेश बच्चा होता है, जैसे मैं हूं, मैं फ्रेश बच्चा हूं या मैं सिलेक्टेड हूं, दोनों एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं आपको। तो अगर मैं फ्रेश बच्चा हूं तो आवेदित पद के नाम में आएगा विज्ञापन में वर्णित समस्त पद। विज्ञापन में बहुत सारे पद वर्णित होते हैं, वो समस्त पद आएंगे। फिर उसके बाद अगर मानिए कि मैं सिलेक्टेड हूं और मुझे केवल एसडीएम और डीएसपी या जो सेकंड क्लास पोस्ट अगर मुझे लेना है तो मैं उसी के लिए, तो यहां पर वो नहीं डालना है। एक्चुअल में वो आप जब आपका प्रेफरेंस करेंगे तब आप उसे यहां फिल कर सकते हैं। उसके बाद और अगर मानिए कि किसी को केवल डिप्टी कलेक्टर ही लेना है तो यहां पर केवल डिप्टी कलेक्टर भी डाल सकता है। अब हम बात करते हैं विभाग की। तो विभाग का नाम भी वही होगा, विज्ञापन में वर्णित समस्त विभाग। तो विज्ञापन में वर्णित समस्त विभाग आप यहां पर फिल कर सकते हैं।
अब हम स्टार्ट करते हैं आवेदक का नाम। कुछ यहाँ पर व्यक्तिगत जानकारी होती है आवेदक की, जैसे कि हिंदी में उन्होंने आवेदक का नाम पूछा तो आपका कोई भी एक नाम होगा, जैसे सुनील कुमार दुबे या राम कुमार त्रिवेदी, व्हाटएवर दैट, तो आप उसका नाम यहाँ पर फिल कर सकते हैं हिंदी में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि आवेदक का अंग्रेजी में नाम, तो आवेदक का हम अंग्रेजी में नाम डाल सकते हैं, पिता पति का नाम डाल सकते हैं। अब जन्म दिनांक हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर, जो आपकी 10th की मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, उसी डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ फिल करेंगे, वो दिनांक, माह, वर्ष शब्दों में। उसके बाद जो डेट आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं वही डेट के अकॉर्डिंग आपका जो ईयर बन रहा है, जैसे आपका यहाँ पर दिनांक के बाद 1/1/2020 को जो आयु बन रही है यहाँ पर जन्म के बाद से, उस आयु को यहाँ पर फीड कर देंगे। अब आपका जन्म स्थान, शहर, तहसील, जिला, ये जो जानकारी है आप यहाँ पर उसे फिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यदि आवेदक मप्र का निवासी है तो कितने वर्षों से निवास कर रहा है, तो जन्म से निवास कर रहा है तो यहाँ पर जन्म से लिख देंगे। क्या आवेदक मप्र के घोषित आरक्षित श्रेणी का सदस्य है, यदि हाँ तो अपने वर्ग का चयन करें तो वर्ग का चयन कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है जारी प्रमाण पत्र क्रमांक या दिनांक, या क्या प्रमाण पत्र विधिवत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, हाँ किया गया है, वो आप यहाँ पर वर्णित कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज हमारा यहाँ पर आता है आवेदक का वर्तमान पता। अब वर्तमान डाक पता आपको लिखना है यहाँ पर, तो आप आवेदक का वर्तमान डाक पता लिख सकते हैं। जैसे कि मानिए मैं छतरपुर का निवासी हूँ पर मेरा डाक पता कभी कहाँ पर आ रहा है, इंदौर में आ रहा है, तो मैं इंदौर का डाक पता लिख दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, स्थायी पते की, तो हम स्थायी पता भी यहाँ पर कर सकते हैं फिर। अब हम बात करते हैं स्थायी पते के बाद मूल निवास स्थान। मूल निवास स्थान की हम बात करते हैं तो मूल निवास स्थान वही होता है जहां जो आपका स्थायी पता होता है, वहां का आपका मूल निवास हो जाएगा। अब इस मूल निवास के बाद अगर हम बात करते हैं आगे, आवेदक का आधार कार्ड नंबर। आवेदक का आधार कार्ड नंबर जो आपका है वो आप डाल सकते हैं। आवेदक का ईमेल आईडी जो है वो डाल सकते हैं। अब आवेदक का मोबाइल या दूरभाष नंबर, आवेदक का जो भी मोबाइल नंबर है ज़्यादातर आप उसी मोबाइल नंबर को यहाँ फिट करेंगे जो मेंस या प्री की एग्जाम में आपने डाला था। अब हम बात करते हैं शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं का विवरण, प्रमाण पत्रों, अंक सूचियों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें। तो यहां पर जब आप देखेंगे कि जो विवरण मांगा गया है तो परीक्षा का स्तर, याद रखिएगा हम उन्हीं एग्जाम्स को यहां फील करेंगे जो हमने ज़्यादातर प्री के समय पास आउट कर रखी थी या मेंस के समय पास आउट कर रखी थी, क्योंकि हो सकता है 2019 के बाद एक लॉन्ग समय गया हुआ है तो किसी ने पीएचडी कर लिया होगा, तो पीएचडी का भी आप उल्लेख कर सकते हैं। बट याद रखिएगा उसके बारे में आपको यू हैव बोदर इन्फॉर्मेशन, लिटिल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चंस वहां से आएंगे जो आपको तकलीफ में डाल सकते हैं। हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर हम परीक्षा, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर, इन सारी चीज़ों का वर्ष, दिनांक, कब, प्रतिशत, श्रेणी में, परीक्षा का विषय, शैक्षणिक संस्था का नाम, अभियुक्ति, संलग्न क्रमांक वगैरह जो भी चीज़ें हैं आप उन्हें यहाँ पर फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं डैप में तो यहाँ पर स्नातकोत्तर हो गया। स्नातकोत्तर के बाद आपका अन्य वांछित अर्हताएँ, अन्य वांछित अर्हताओं की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष, दिनांक, जैसे मैंने आपको बताया कि पीएचडी आपकी कोई एक अन्य वांछित या और भी कुछ है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। बट याद रखिएगा कि इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न अगर आ गया तो वो आपको तकलीफ में डाल सकता है। इंटरव्यू को बहुत अच्छा बनाना है और अपने हिसाब से तैयार करना है, तो जितनी जानकारी आप डाल रहे हैं वो आपको आना चाहिए। अब अतिरिक्त महत्वपूर्ण अर्हताएं आप डालिए, क्योंकि याद रखिएगा ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे जो आपके इंटरव्यू में नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो अगर नंबर बढ़ाना है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, अतिरिक्त अर्हताओं का या जो भी आपके पास अर्हताएं हैं, बट हाँ याद रखिए, बार बार मैं कह रहा हूँ इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझना है, डील करना है और फिर उसे एक्सप्लेन करना है। ये चीज़ें बोर्ड आपसे पूछ सकता है, तो आप यहाँ पर उसे कर सकते हैं। अब इसके बाद नीचे आप देखेंगे ग्रेड प्रणाली अंतर्गत यदि किसी परीक्षा में सीजीपीए ग्रेड सिस्टम में प्राप्तांक है तो संबंधित संस्थान विश्वविद्यालय द्वारा नियत फार्मूले के अंतर्गत ऐसे प्राप्तांक को प्रतिशत में कन्वर्ट करके अंकित करे तथा फार्मूले की प्रति भी संलग्न करे। यदि विश्वविद्यालय में अथवा मंडल में अपने प्रविण्य सूची में स्थान प्राप्त किया हो तो अभियुक्तियों के तहत जानकारी दें। समझ में आ रहा है? ये रहा आपका अभियुक्ति, यहाँ आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
आगे हम देखते हैं यहाँ पर 20वां बिंदु कहता है विज्ञापन अनुसार वांछित अनुभव यदि मांगा गया है तो उसका विवरण यहाँ अंकित करें। वैसे तो बहुत सारी जगह पे मांगा नहीं जाता है, तो अगर मांगा नहीं गया है और अगर आपके पास नहीं है तो ठीक है, परंतु यदि आप ये जानते हैं कि आप किसी संस्थान में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, आप अगर वहाँ पर नियोजित हैं और आपको वहाँ की एनओसी लगती है तो आप उसका यहाँ पर उल्लेख करेंगे, क्योंकि आपने मेंस के समय भी किया होगा, प्री के समय भी किया होगा, तो यहाँ उसका उल्लेख करना है, उसका संक्षिप्त ब्यौरा देना है। और इस ब्यौरे के साथ साथ आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जो हम जानकारी दे रहे हैं वो इंटरव्यू में हमारे क्वेश्चंस के लिए तैयार हमें करना पड़ेगी। और उसका जो एक्सपीरियंस, जैसे कि उन्होंने कहा है अनुभव, ये जो अनुभव शब्द है इसी आधारित आपसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे और उन क्वेश्चंस को आपको डिफेंड करना है। आगे हम बात करते हैं, यदि आप मप्र शासन के अंतर्गत शासकीय, अर्धशासकीय अथवा शासकीय पद पर सेवारत है तो उसका विवरण यहाँ पर दें, तो आप उसका विवरण यहाँ पर दे सकते हैं, है ना। यहाँ पर उसका विवरण देंगे, नियमानुसार सारी कार्रवाई आपको वेतनमान, कुल वेतन, वेतनमान, कुल वेतन। यहाँ पर जो बार बार आप एक चीज देख रहे हैं कि धारित पद का नाम, तो धारित पद का नाम आप यहाँ पर देंगे, धारित पद का नाम यहाँ पर देंगे। ये दो बार क्यों है? हो सकता है आप इसके पहले भी कहीं रहे हो या अभी वर्तमान में कहीं हो, तो ये हर जगह वो चेंज थोड़ा सा हो रहा है, जिसको आप विज्ञापन में वर्णित करेंगे, बताएंगे, तो वो 2 जगह आप उसे बता सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि यदि आप अन्य किसी संस्थान, विभाग में किसी पद पर मप्र शासन की सेवा को छोड़कर सेवारत हैं तो उसका विवरण यहाँ पर अंकित करिए। अब अगर मानिए कि आप कहीं पर, हो सकता है कोई एक कैंडिडेट इस कैटेगरी में आता हो, तो वो उसकी जानकारी को जो फॉर्मेट दिया हुआ है उस फॉर्मेट में फिल करेगा और साथ ही साथ उसको फिल करने के बाद उसकी जानकारी अपने पास रखेगा। हम बात करते हैं यदि आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं, तो यदि आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो आपने उसका उल्लेख मेंस या प्री के समय भी किया होगा। अगर आपने किया है तो उसका स्पष्ट उल्लेख आप यहाँ पर कर सकते हैं कि यदि आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो छूट का आधार तथा विज्ञापन की संदर्भित कंडिका का स्पष्ट उल्लेख करें। तो याद रखिएगा, अगर आप छूट चाहते हैं आयु में और विज्ञापन में जो कंडिका है जिसमें ये कहा गया है कि कंडिका क्रमांक, एग्जाम्पल लाइक इस कंडिका के तहत 5 वर्ष की छूट एससी को, 2 वर्ष की छूट एसटी को, या 5 वर्ष की एसटी को, 3 वर्ष की एससी को, या दिव्यांग को या महिला को जो छूट दी गई है उस छूट का उल्लेख उस कंडिका के तहत यहाँ कंडिका का उल्लेख कर देंगे और वो फिल हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं, क्या आप भारत के नागरिक हैं? क्या आप भारत के नागरिक हैं? हाँ, भारत का नागरिक हूं। यहां पर हाँ नहीं में आपको जवाब देना है। यदि आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो क्या आप भारत सरकार से पात्रता घोषणा पत्र, ज्यादातर भारत के नागरिक होते हैं, और यदि नहीं है तो वो उसका जवाब वहां पर फिल कर सकते हैं कि हाँ मैं पात्रता घोषणा पत्र लगा सकता हूं। एनआरआई जैसे जो होते हैं उन लोगों के लिए रहता है। क्या आप विवाहित हैं? नहीं है, हाँ तो कर सकते हैं। आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं? नहीं है, हाँ आप कर सकते हैं। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं? नहीं है, हाँ आप उसमें उल्लेख कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम नीचे चलते हैं। आप सेवा की अवधि किसी नियोजित खेलकूद में क्या आपने राज्य महिला विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया? यदि हाँ तो विवरण तथा प्रमाण पत्र सहित। आप यहाँ पर आपको बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया ही होगा जो कि आपको यहाँ पर हेल्पफुल रहेगा। अब आपने हो सकता है स्कूल टाइम पे कोई स्टेट लेवल का प्रतियोगिता में कोई भाग लिया होगा या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लिया होगा, या आपके पास कोई विशेष योग्यता हो सकती है, उसका उल्लेख आप यहाँ पर कर सकते हैं। राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता होती हैं और भी बहुत सारी प्रतियोगिता होती हैं। जैसे कई जगह देखते हैं कि टॉपर्स बच्चों को संसद में बुलाया जाता है किसी विषय पर बोलने के लिए। जैसे अभी मुझे मिला था एक रविंद्र करके लड़का, उसने कहा कि सर मैं संसद भवन में गया था और मैंने आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर जी के विषय में अपनी वस्तु स्थिति को स्पष्ट किया। वो प्रमाण पत्र भी था उसके पास। तो इस प्रकार की कोई चीज आप यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं और इसे डिफेंड कर सकते हैं। यह आपके इंटरव्यू में बहुत हेल्पफुल रहेगा। आगे हम देखते हैं 28 पॉइंट के बाद, राष्ट्रीय कैडेट कोर्स एनसीसी में भाग लिया हो तो उसका विवरण दें। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर्स एनसीसी में अगर आपने भाग लिया है तो आप उसका यहाँ पर विवरण दे सकते हैं। एनसीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। क्या आपको कभी शासकीय अन्य सेवा से बर्खास्त किया गया, हटाया गया, या न्यायालय कोई प्रकरण है? यदि हाँ है तो आप उसका यहाँ पर उल्लेख करेंगे। अभियोजित, दंडित किया गया या आपके विरुद्ध विभागीय जांच लंबित है, यदि हाँ तो विवरण दें। तो आप उसका यहाँ पर विवरण दे सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर विवरण देना है। और अगर आपके खिलाफ कोई अपराध पंजीबद्ध कारित हो चुका है जिसकी सजा आपको हो चुकी है, तो ये फ्यूचर में आपके लिए बहुत
क्रिटिकल हो सकता है, आप सेवा से बर्खास्त हो सकते हैं, डजेंट मैटर। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, क्या आपको कभी शासकीय सेवा, ये हो गया 31वां पॉइंट, आप देखेंगे संघ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किसी परीक्षा के चयन से वंचित किया गया, ज़्यादातर नहीं ही होता है। क्या आप माननीय उच्च न्यायालय के निर्णित किसी परीक्षा सम्मिलित में विवरण या याचिका के प्रति संलग्न, तो आप उसका यहाँ पर कर सकते हैं कि निर्णय के तहत परीक्षा साक्ष्य सम्मिलित किए गए हैं। तो उस जिस भी ये एक्चुअली क्यों डाला गया, ये आप जान रहे हैं कि 2019 से लेकर हमारी जो PSCs हैं वो बहुत सारी एग्जाम्स जो हैं वो किसी ना किसी न्यायालय की किसी निर्णय के अध्ययन रखकर उसे जारी किया गया है। तो हम उसको यहाँ पर फिल कर देंगे और उसके बाद हम हमारा आगे बढ़ सकते हैं। क्या आपके संबंध में यदि कोई विशेष जानकारी हो तो आपके चयन में सहायक हो, जैसे अभिरुचियां। अब हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पर हॉबीज की बात आ रही है। हॉबी क्या होती है ये बहुत जरूरी होता है, अभिरुचियां क्या होती है बहुत जरूरी होता है। अब आपकी अभिरुचि है कि आप स्टेट लेवल चैंपियन रहे, आपकी अभिरुचि है आप डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियन रहे, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी लेवल चैंपियन रहे या महाविद्यालय लेवल के चैंपियन रहे, तो वो जो चीज़ें हैं, जब आपने वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ की थी वो एक्टिविटीज़ का उल्लेख कर सकते हो। साथ ही साथ आपकी जो हॉबीज़ रही हो, जैसे कोई कहता है मुझे खाना बनाना पसंद है, कुकिंग हॉबी हो सकती है बट इट्स ऑल्सो अ ड्यूटी, क्योंकि अगर बच्चा कोई छोटा है तो हमें उसको खाना बना के खिलाना, इट्स आवर ड्यूटीज़, तो हमें वो ड्यूटी भी पूरी करना है। बट हाँ, किसी की और भी हॉबी हो सकती है, जैसे क्रिकेट होता है, चेस होता है, रीडिंग न्यूज़पेपर होता है, एंड देयर आर सो मेनी हॉबीज़। जो भी हॉबीज़ अगर आपको अच्छी लगती है आप उसको यहाँ पर मेंशन करिए। ये याद रखिएगा कि उस हॉबीज़ का पूरा इतिहास, आपको जैसे किसी को बैडमिंटन खेलना पसंद है तो बैडमिंटन का पूरा इतिहास, साथ ही साथ करंट से लेकर जितना भी उसका स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर अभी वर्तमान जहाँ तक आपका इंटरव्यू है, जिस दिनांक तक, उस दिनांक तक का भी कोई क्वेश्चन अगर आ सकता है तो आप उसको कवर करें या उसको डिफेंड करें, वो बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र। अब उम्मीदवार अपनी घोषणा जो जानकारी उसने भरी है, ये कॉन्फिडेंस होता है कि एक कॉन्फिडेंस के तहत आप उसे क्या कर सकते हैं, उस मैनिफेस्टो को फुल कर सकते हैं कि मेरे द्वारा जो जानकारी इस प्रमाणन या इसमें भरी गई है व्यक्तिगत पत्रक में, ये सत्य है, सही है, और इसके बाद मेरे द्वारा कोई कूट रचित या भ्रामक त्रुटिपूर्ण कोई जानकारी अंकित नहीं की गई है। यहाँ पर उम्मीदवार अपना दिनांक, स्थान, उम्मीदवार के हस्ताक्षर, उम्मीदवार का नाम फिल करेगा और इसे कंप्लीट कर लेगा। याद रखिएगा ये मूल प्रति है, अपने हाथ से भरी जाएगी, इसमें मूल प्रति लिखा जाएगा, इसकी 5 फोटोकॉपी की जाएगी और वो सेल्फ अटेस्टेड होगी। ये आपका व्यक्तिगत पत्रक था जिसे आपको बहुत ही सावधानी से फिल करना था। इसके बाद हम और देखते हैं कि इंटरव्यू एंड से स्टार्ट से लेकर एंड तक कितने पत्रक होते हैं और कितने पत्रक हमें भरे जाते हैं। एक और पत्रक है, हम उसकी बात करते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अनुप्रमाणन फॉर्म। अब अनुप्रमाणन फॉर्म जो होता है इसमें भी ज़्यादातर जानकारी व्यक्तिगत पत्रक की ही होती है, बट कॉलम अलग होते हैं, जानकारियाँ अलग होती हैं, उन्हें हमें फिल करना होता है। यहाँ पर आपका प्रपत्र 4 है, यहाँ पर पासपोर्ट साइज लग जाएगा, हस्ताक्षर हो जाएंगे, यहाँ पर आवेदन का क्रमांक वही जो मेंस का था, पंजीयन का रोल नंबर आ जाएगा, आवेदन का क्रमांक फिर से वही वाला आ जाएगा, परीक्षा का नाम, पद का नाम, पद विज्ञापन में वर्णित समस्त पद जो होते हैं वही पद रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर अनुप्रमाण फॉर्म में असत्य जानकारी देना है, किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना अर्हता मानी जाएगी और ऐसा करने के उम्मीदवार शासन के अधीन नियोजन के अनुपयुक्त ठहराया जा सकेगा। किसी भी प्रविष्टि को खाली ना छोड़े, यदि वह आप पर लागू ना हो तो वैसा स्पष्ट अंकित कर दें। मतलब यहाँ पर कोई भी प्रविष्टि खाली नहीं छोड़ना है, लागू नहीं है तो उसे स्पष्ट अंकित करिए कि नहीं लागू होती है, लागू होती है, दैट्स इट। इसके बाद इस अनुप्रमाणन फॉर्म को कंप्लीट करना है और इस अनुप्रमाणन फॉर्म की भी बहुत 4-5 प्रतियां होती हैं जिसे आपके पास आपको रखना रहेगी। हम बात करते हैं तीसरे में, यदि यह तथ्य कि अनुप्रमाण फॉर्म में असत्य जानकारी दी गई है तो वही जानकारी जो जहां पर आपका पूरा नाम, वर्तमान पता, स्थायी पता, ठीक है। इसके बाद आपका यदि मूलतः पाकिस्तान निवासी है तो वहाँ का जो भी जिस प्रकार की भी जानकारी है, यदि आवेदक का इस आधार नंबर है तो आधार नंबर, आवेदक का ईमेल आईडी, आवेदन का मोबाइल या दूरभाष नंबर, उसको कंप्लीट करेंगे। निवास की अवधियाँ, कहाँ कहाँ पर कितने कितने वर्ष तक आपने निवास किया है, वो निवास की अवधियाँ कंप्लीट करेंगे। ये निवास की अवधियाँ कंप्लीट करने से हो सकता है कि आपका कोई क्वेश्चन अगर उसने देख लिया है बोर्ड ने तो वो आपसे पूछ सकता है। आगे हम बात करते हैं कि पिता अथवा माता का विवरण, पिता माता का विवरण आप दे देंगे, पूरा पता, वर्तमान डाक पता, अगर जो भी लेट्स कोई कैजुअलिटी होगी है तो उसका उल्लेख कर सकते हैं, घर का स्थायी पता, व्यवसाय यदि सेवा में है तो उनका पदनाम, कार्यालय का नाम, माता पिता अगर कोई व्यवसाय में है तो उसका पदनाम, कार्यालय नाम उनका आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, नीचे उल्लेखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता, पिता,
भारत के हैं, माता भारतीय हैं या फॉरेनर हैं, पति पत्नी जो भी भारतीय हैं या जो भी उल्लेखित है उनकी आपको राष्ट्रीयता, जैसे मैं भारतीय हूँ, कोई और पाकिस्तानी है, कोई बांग्लादेशी है या वट एवर दैट, तो उसको आपको यहाँ पर फील करना है स्पष्ट। इसमें कोई भी किसी प्रकार की भ्रामक जानकारी नहीं देना, ऊपर आपको बता दिया गया। अगर कोई जानकारी भ्रामक होती है तो ये आप पर एक्शन लेने हो सकता है और सेवा से आपको पृथक किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं आवेदक की जन्म तारीख। वही जन्म तारीख जो व्यक्तिगत विवरण पत्रक में दी गई है, ऐसा नहीं कि वहां कुछ और थी यहाँ कुछ और गलती से व्यक्तिगत विवरण पत्रक में हो गया तो उसका भी मैं उपाय बता दूंगा, वो लास्ट में बताऊंगा। इसके बाद आप यहाँ पर आवेदन की अंतिम जन्म तारीख, वर्तमान आयु, मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण, आवेदक का जन्म स्थान जिसमें वह चिन्हित है, वह जिला, राज्य जहाँ का वह निवासी है, आपका धर्म, इस प्रकार की जानकारी आप कंप्लीट करेंगे। शैक्षणिक अर्हताएं, वर्ष सहित उन स्थानों के नाम दीजिए जहाँ आपने शालाएं महाविद्यालय में 15 वर्ष की आयु में अध्ययन किया हो। अब 15 वर्ष की आयु तक हो सकता है माध्यमिक शाला में अध्ययन कर रहे थे, उस स्थान का नाम आपको देना है और कौन कौन सी शालाएं आपकी पहली से लेके 15 वर्ष की आयु तक कंप्लीट होती है उन शालाओं का विवरण देना है। ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये एक ऐसा डेटा आपका तैयार हो रहा है कि अगर कोई भ्रामक जानकारी आपके द्वारा दी जा रही है तो वहां से अगर कोई जानकारी निकल कर आती है जो छुपाई गई थी तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। आगे हम बढ़ते हैं। यदि आप कभी नियोजित रहे तो तत्संबंधी ब्यौरे, जैसे कि आप कहीं पर, जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, आप किसी गवर्नमेंट जॉब में होंगे, या कोई नहीं है तो नहीं कर सकता, पर विवरण स्पष्ट उल्लेख वो करेगा, वो यहाँ पर उल्लेख कर देगा। अब इसके बाद नीचे एक लाइन दी हुई है, आप उसे पढ़ेंगे। क्या पिछली सेवा किन्हीं नियमों के अधीन 1 महीने का नोटिस देकर यदि सेवा छोड़ी गई है तो क्या आपके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी? जिस प्रकार की कोई जांच वगैरह, कोई शोकॉज वगैरह, अपोलोजाइज लेटर वगैरह जो लिखा जाता है उस प्रकार से कुछ जानकारी या कुछ किया गया था तो आप उसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है तो नहीं कर सकते हैं। दैट्स इट। अब 16 क्रमांक में बहुत सारी जानकारी हाँ या नहीं में आपको फिर से फिल करना है। तो यहाँ पर आप प्रश्नों को पढ़ते जाएंगे। क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए, क्या आप पर मुकदमा चला, क्या आप नजरबंद रहे, इस प्रकार की जानकारी है। याद रखिएगा, केस पंजीबद्ध होना एक अलग होता है, कोई क्राइम रिकॉर्ड है वो पंजीबद्ध होना अलग होता है, उस पर कोई सजा सुनाई गई है वो अलग होता है। सजा सुना दी गई है यानी आप आरोपी हैं, आप पर दंड जुर्माना हो चुका है, आपने सजा 3 महीने की काट ली है, 3 महीने से ज़्यादा सजा या 3 महीने की सजा आप सेवा नहीं कर सकते हैं। कभी भी शिकायत होगी आपको सेवा से पृथक कर दिया जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। क्या इस अनुप्रमाण फॉर्म को भरते समय किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण, संस्था अन्य में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है? यदि उक्त बिंदु 16 के अंतर्गत बिंदुओं के प्रश्नों के संबंध में आपके उत्तर हाँ या में हो तो आपको इस अनुप्रमाण फॉर्म भरते समय मामले, गिरफ्तारी, निरुद्धि, जुर्माने, दोषी सिद्धि, दंडादेश आदि के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करना होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर कोई पंजीबद्ध है उसका उल्लेख आप कर दीजिए, पर क्या सजा हो चुकी है? वो नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा, आप बरी हो सकते हैं। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अब वही चीज को वो एक्सप्लेन करवा रहे हैं। एक अपराध, आरोप, पुलिस थाने में पंजीयन क्रमांक वगैरह वगैरह जो भी जानकारी है, बहुत छोटी सी जानकारी, आप इसे फिल कर सकते। ज़्यादातर ऐसा कोई स्टूडेंट होता नहीं है, सिर्फ एक ही आया था, वो व्यापम का था, वो अलग मैटर था जो मैं आपको शायद अभी शेयर नहीं कर पाऊंगा, एक व्यक्ति विशेष का था। दिनांक, स्थान, कृपया इस अनुप्रमाण फॉर्म के ऊपर दी गई चेतावनी भी देखें। यथा स्थिति हाँ या नहीं को काटकर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अलग अलग दिया जाना चाहिए। अब इस लाइन को समझिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है? कृपया इस अनुप्रमाण फॉर्म के ऊपर दी गई चेतावनी भी देख ली है अपने, अगर देखी है। यदि हाँ नहीं को काटकर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अलग अलग दिया जाना चाहिए तो हाँ नहीं को काटकर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर, जैसे हाँ लिखा है वहां हाँ को काटें, नहीं का उत्तर दे रहे हैं तो नहीं को टिक करें। जहां पर हाँ का उत्तर देना, हाँ को टिक करें, नहीं को काटें और उसके बाद आपका उत्तर आप दे सकते हैं। सिर्फ इतना समझने की जरूरत यहां पर थी, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। आपके मोहल्ले के ऐसे 2 उत्तरदायी व्यक्ति, जैसे कि मानिए मेरे मोहल्ले में एक हरीश लक्ष्यकार है, वो मेरा मित्र है, वो मेरा उत्तरदायी है, मैं उसका नाम लिख सकता हूँ। दूसरा अगर कोई है तो वो विजय सिंह जी हैं, वो मेरे परिचित हैं, बहुत सालों से मैं जानता हूँ, तो मैं उनका नाम उल्लेखित कर सकता हूँ। ये दोनों मेरी जानकारी वहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद मैं प्रमाणित करता हूँ कि पूर्ववर्ती जानकारी जहाँ तक मुझे पता है कि और जहाँ तक मेरा विश्वास है सही और पूर्ण है, मैं ऐसी किन्हीं भी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ कि जिनके कारण शासन के अधीन नियोजन पाने के लिए मेरी उपयुक्तता क्षीण होती है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि उपयुक्त जानकारी किसी सरभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पाई जावे तो नियुक्ति प्राधिकारी को बिना सूचना दिए या बिना कारण बताए मेरी सेवा समाप्त करने का अधिकार रहेगा।
तो ये बात आप याद रखिए। फर्स्ट लाइन आपको याद रखना है, भ्रामक जानकारी बिल्कुल नहीं चलेगी। भ्रामक मतलब असत्य और झूठी जानकारी, ये बिल्कुल नहीं चलने वाली। दिनांक, समय, उम्मीदवार का हस्ताक्षर, और ये जो है ये कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा। कौन सा कार्यालय होगा वो आपको पता चल जाएगा। ये अनुप्रमाणन फॉर्म जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये जिस भी विभाग के लिए आप चयनित हो जाते हैं, ये उस विभाग को आयोग के द्वारा स्वतः भेज दिया जाता है। फिर ये आपको वहां मिलेगा, आपके पास जो है वो भी मिलेगा, तो ये उनके लिए होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये अनुप्रमाणन फॉर्म कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम। ये तो अनुप्रमाणन फॉर्म ही है। उपस्थिति पत्रक। अब उपस्थिति पत्रक क्या होता है? आवेदक के द्वारा भरा जाएगा। साक्षात्कार के दिन प्रेजेंट आप हुए तो वहां पर आपको उपस्थिति पत्रक भरना है। ये सब वही चीजें हैं, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं है। पत्रक का नाम चेंज है। अब आप इस पत्रक को देखेंगे तो यहाँ पर आपको आवेदक, पंजीयन क्रमांक, रोल नंबर वगैरह, विज्ञापन, प्रतीक्षा का नाम, आवेदित पद का नाम, वही विभाग, विज्ञापन में वर्णित पद, सारे आवेदक का हिंदी अंग्रेजी में नाम, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। और साक्षात्कार का समय, साक्षात्कार के समय आपको साक्षात्कार की तिथि, जो आपकी तिथि जिस दिन, जैसे मानिए आपकी 11 तारीख को साक्षात्कार है तो 11 तारीख की तिथि, आवेदक का हस्ताक्षर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको कर देना है। जैसे हिंदी में मैं राम कुमार त्रिवेदी लिखता हूँ, इंग्लिश में मैं जो भी आपकी, जिसे हम कह सकते हैं शुद्ध भाषा में चिड़िया बिठाना, तो आप यहाँ पर चिड़िया उसे बिठा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं रिमार्क। यदि आवश्यक हो तो कार्यालयीन उपयोग हेतु लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हो चुका है। परिशिष्ट प्रपत्र 01, ये जितनी भी जानकारी इंटरव्यू वाले दिन आप जाएंगे और वहाँ पर आप जमा करेंगे, बहुत सरल होता है। वहाँ पर आपकी सहायता करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, वो कर भी देंगे। बट हाँ, आप इसके लिए कंप्लीट हो जाइए, बहुत सरल है। क्या कह रहा है? व्यक्तिगत विवरण, एक मूल प्रति जो मैंने पहले बताई, उस मूल प्रति के कितने पृष्ठ हैं, उन पृष्ठों का उल्लेख और संलग्न क्या क्या है, संलग्न संख्या, तो वो संलग्न संख्या आप कर सकते हैं। उसके बाद अनुप्रमाणन फॉर्म 3 मूल प्रति, तो वो 3 मूल प्रति आपको देना है, उनके पृष्ठ क्रमांक कहाँ से कहाँ तक संलग्न है वो आप कर सकते हैं। हायर सेकेंडरी, स्नातकोत्तर, शासकीय अभिवचन 1 मूल प्रति, जो आपकी शासकीय अभिवचन है, शासकीय सेवा का आप रहे हैं तो उसका एनओसी वगैरह अभिवचन आप दे सकते हैं। घोषणा पत्र दे सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी क्रीमी लेयर श्रेणी अपने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा पत्र 1 मूल प्रति आप उसको दे सकते हैं, जो क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आपसे ये जो डॉक्यूमेंट है, ये एक प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट का दायरा पंजी होती है। एक प्रकार से आपका एक इंडेक्स बना दिया गया है और उस इंडेक्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट आप संलग्न कर रहे हैं वो सारे फिल करना है। फिल करने के बाद इसको आपको वहां पर जमा करना है। सिर्फ इतना ही है। आप जब इसे रीड आउट करेंगे, देखेंगे, तो ये आवेदक का हस्ताक्षर हो जाएगा और ये वहां पर आप जमा कर सकते हैं। अभिवचन पत्रक। अभिवचन पत्रक मतलब ये कि जब क्या होता है, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक इतने इतने द्वारा 1 भोपाल दिनांक 29 सितंबर 2022 के परिप्रेक्ष्य मुख्य भाग 87% और 13%। देखेंगे आपके पिछड़ा वर्ग को लेकर, उसके आरक्षण को लेकर बहुत सारी रीट दायर हुई है। तो आयोग ने, सामान्य प्रशासन ने उसका निर्णय लिया था, जो भी एक रास्ता निकाला था, उस रास्ते के तहत 87% का एक भाग होता है और 13% का एक भाग होता है, जिसका चयन जिस लिस्ट में हो रहा है, चाहे वो अ सूची में हो या ब सूची में हो, उसको लेकर एक अभिवचन पत्र तैयार किया गया है आयोग के द्वारा। इस अभिवचन पत्र को आपको भरना है, इसमें घबराना कुछ भी नहीं है। बहुत सारी जानकारी आपकी पर्सनल है जो मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे रोल नंबर वगैरह, पिता पति का नाम, रोल नंबर, आज दिनांक को आयोग उपरोक्त वर्णित साक्षात्कार पत्र में उल्लेखित मुझे मुख्य प्राविधिक सूची में लघु सूचीबद्ध किया गया है। उसके बाद आप इसे पूरा पढ़ लेंगे और ये क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक और बचा हुआ है,
ठीक है दोस्तों, तो ये एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया कि व्यक्तिगत पत्र कैसे भरना है, अनुप्रमाणन फॉर्म कैसे भरना है, अभिवचन कैसे भरना है, लिस्टिंग डॉक्यूमेंट की कैसे करना है, और एक नेक्स्ट जो था वो करना है। इसके बाद आपका वहाँ से एक लेटर आएगा साक्षात्कार के लिए, उस लेटर को पूरा फील रहेगा, उस लेटर को लेके आपको जाना है और इंटरव्यू के लिए उस दिन उपस्थित होना है। बट याद रखिएगा कि इस बीच भी कोई त्रुटि अगर आपसे हो जाती है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ जाएंगे, वो त्रुटि जो हुई है उसके लिए एक एप्लीकेशन लिखेंगे, उस एप्लीकेशन को अपने डॉक्यूमेंट के साथ लगाएंगे, वो उसे कंसीडर करेंगे और आपका साक्षात्कार होगा। अब हम बात करते हैं कुछ साक्षात्कार को लेकर। जैसा कि इंटरव्यू वाला विगत कई वर्षों से आपके इंटरव्यू तैयारी करवा रहा है, आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली बहुत सारी परीक्षाओं की तैयारी इंदौर में होती है। मनीष अग्रवाल के नेतृत्व में, डॉक्टर सर मनीष अग्रवाल के नेतृत्व में ये तैयारियां की जाती हैं। 2018 का इंटरव्यू हो, 2019 का हो, 2020 का हो, अभी जैसे जैसे इंटरव्यू आप देख रहे हैं तो हम 2019 के इंटरव्यू की बात करते हैं। याद रखिएगा एक बहुत बड़ा समय बीच में गया हुआ है, 2-3 साल का, और उसके बाद इसके साक्षात्कार होने को आए हैं। तो हो सकता है ग्रेजुएशन गैप हुआ हो, डिफरेंट टाइप्स के ग्रेजुएशंस हो, या हो सकता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है कि मैं राम कुमार त्रिवेदी जिसके बाद मेरा इंटरव्यू होने वाला है वो और मैं सेम फील्ड के बीकॉम के, पर वो 2021 को बीकॉम कंप्लीट किया और मैं 2014 को बीकॉम कंप्लीट किया हूं। हो सकता है मुझसे बीकॉम के क्वेश्चन ना पूछे जाए, उससे बीकॉम के क्वेश्चन पूछे जाए, क्योंकि वो रिसेंट हुआ है। आपका नाम, आपकी जन्म तारीख, आपका जन्म स्थान, आपका जहां जहां पर समय बीता है, आपके पापा का नाम, आपका नाम, आपके मम्मा का नाम, या आपकी डेट ऑफ बर्थ, जहां पर जो भी है, इनसे रिलेटेड जो इतिहास है, जो भी इस डे को स्पेशल हुआ है, कोई आपसे पूछ लिया जाएगा पर्यायवाची नाम। अब आपके इंटरव्यू में जो आपकी पर्सनल जानकारी के साथ साथ आपका जो ग्रेजुएशन है वो कब कब कंप्लीट हुआ, महाविद्यालय का कोई नाम हो, जैसे नेहरू लॉ कॉलेज हो गया, मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज हो गया, या श्री कृष्णा विश्वविद्यालय हो गया। तो इस प्रकार से जैसे कृष्ण नाम आ गया तो यहाँ पे कृष्ण भगवान के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। आपको वहाँ पर सांप्रदायिक असंप्रदायिक नहीं बनना है, आपको धर्म रिलेटेड बातें नहीं करना है, आपको एकदम मॉडरेट बातें करना है और इंटरव्यू को बहुत अच्छा बनाना है। तो हम बहुत जल्दी मिलते हैं बोर्ड में, मॉक टेस्ट में, मनीष सर के साथ, मॉक का जादूगर। थैंक यू सो मच।